अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। आई एम अब्दुल रहमान, लेक्चरर, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और इससे पहले व्यूवर्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ दिए गए घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि मज़ीद मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। तो टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जेनेटिक कोड्स वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि वो उसको कैसे रीड किया जाता है। हमने ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ी थी कि जब मैच्योर एमआरएनए बन के आ जाता है फिर वो फाइनल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में जाता है, जहां 5 to 3 प्राइम उसको रीड किया जाता है और फिर उसमें से प्रोटीन्स बन के आती है। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप राइट साइड पे इस डायग्राम को देखें तो उसमें आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके पास टीआरएनए बन के आता है, राइबोसोमल आरएनए बन के आता है और एमआरएनए जो कि कोडिंग रीजन्स है फॉर प्रोटीन्स वो बन के आता है। ये जो एमआरएनए है, जब इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, यानी जब इसमें से इंट्रॉन रीजन्स निकाल दिया जाता है और इसकी 5 प्राइम और 3 प्राइम कैपिंग होती है, तो उसके बाद इट इज रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में इसके लिए राइबोसोमल मशीनरी जो है वो वेट कर रही होती है, ट्रांसलेशनल मशीनरी वेट कर रही होती है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आता है तो फिर ये आपके पास जो है एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन्स बनता है दैट इज फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें इसको थोड़ा प्रॉपरली, अगर इसकी हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो प्रोटीन सिंथेसिस को हम आसान वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस on the messenger RNA is translated into the language of an amino acid sequence. So ये जो mRNA है ये इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और ये इस लैंग्वेज को हमने प्रोटीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, अमाइनो एसिड्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर अ जेनेटिक कोड through which the information contained in the nucleic acid sequence is expressed to produce a specific sequence of amino acid. तो इसमें जैसे हम पहले भी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इस mRNA में कोडॉन होते हैं, ट्रिपलेट्स बेस पेयर बेसिस होते हैं, जिसको एक ट्रिपलेट जो है यानी एक कोडॉन जो होता है एक अमाइनो एसिड के लिए मखसूस होता है। सो वो सारे जब रीड होते हैं तो उसके अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बन के आ जाता है, जो कोई प्रोटीन्स फंक्शनल प्रोटीन्स का काम करता है, फंक्शनल प्रोटीन बन के आ जाता है उसमें से। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो इसके लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो इस यहाँ दिखाई गई हैं। किसी एक की डेफिशिएंसी प्रोटीन ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सो first of all is that all amino acid that are found in the finished product, अमाइनो एसिड्स का होना ज़रूरी है जो कि आपको फिनिश प्रोडक्ट में मौजूद होंगे। एमआरएनए टू बी ट्रांसलेटेड, ज़ाहिर है एमआरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगी। ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच ऑफ द अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए मौजूद होता है, तो टीआरएनए नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी। फंक्शनल राइबोसोम्स चाहिए जिसमें राइबोसोमल आरएनए है जो पूरे एक राइबोसोमल मशीनरी बनाएंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे आगे। एनर्जी सोर्स चाहिए, जीटीपी वगैरह, गवानसीन ट्राइफॉस्फेट, जो इस प्रोटीन के प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को आगे इनिशिएट करे या फॉरवर्ड कर सके। Enzymes as well as non-catalytic protein factors are needed for the initiation. तो इसमें हमें enzymes भी चाहिए होंगे
और साथ ही साथ हमें कुछ नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स चाहिए होंगी ताकि हम इस प्रोसेस जो ट्रांसलेशन का है उसको इनिशिएट कर सकें, एलोंगेट कर सकें या टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। अमाइनो एसिड्स क्या है, क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑल द अमाइनो एसिड दैट इवेंचुअली अपीयर इन द फिनिश्ड प्रोटीन मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होंगे तो ज़ाहिर है प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो कोड वो रीड करेगा हर एक कोड के अगेंस्ट, कोडान के अगेंस्ट, कोड के अगेंस्ट उसका एक एंटी कोडान टीआरएनए मौजूद होगा और वो अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच होगा। तो जब अमाइनो एसिड ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। इफ वन अमाइनो एसिड इज मिसिंग, ट्रांसलेशन स्टॉप एट द कोडान स्पेसिफाइंग द अमाइनो एसिड। जहां पे अमाइनो एसिड उस कोडान के अगेंस्ट नहीं मिला साइटोप्लाज्म में तो स्टॉप हो जाएगा। दिस डिमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसीलिए जो आपके पास किसी भी अमाइनो एसिड की, खास करके एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, बल्कि हमें बाहर फूड से उसको एक्वायर करना है। फूड में इन अमाइनो एसिड्स को लेना ज़रूरी है। दैट्स वाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, at least one specific type of tRNA is required for each amino acid. हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए का होना जरूरी है। इन ह्यूमन देयर आर at least 50 species of tRNA. इंसान ह्यूमन में तकरीबन 50 स्पीशीज ऑफ tRNA हैं। क्योंकि अगर आप अमाइनो एसिड्स के अगेंस्ट कोडॉन्स को देखें तो देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जैसे आर्जिनिन के उसके 6 डिफरेंट कोडॉन है। एक अमाइनो एसिड के लिए 6 स्पेसिफिक डिफरेंट कोडॉन है। सो हर एक कोडॉन के लिए एक टीआरएनए चाहिए होगा। तो इसी तरह ह्यूमन में बेशक अमाइनो एसिड 20 है लेकिन टीआरएनए इसमें 50 है। बैक्टीरिया कंटेन एटलीस्ट 30 स्पीशीज ऑफ टीआरएनए, तो बैक्टीरिया में 30 है। सम अमाइनो एसिड हैव मोर देन वन स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। दिस पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ दोज अमाइनो एसिड दैट आर कोडेड फॉर सेवरल कोडॉन। वही बात आ जाती है कि वो अमाइनो एसिड जो एक से ज्यादा कोडॉन रखते हैं उनमें टीआरएनए भी उतने ही होंगे। तो ये आपके पास एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है आपके पास। अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपके पास एमआरएनए है, ठीक है, और इसमें ये आपके पास कोडिंग रीजन्स है। और ये एयूजी आपका स्टार्ट कोडान है। अगर आपको याद हो कि एयूजी स्टार्ट कोडान मिथाइलिन के लिए कोड कर रहा है, तो इस एयूजी के साथ के मुखालिफ जो एंटी पैरेलल होगा वो एंटी कोडान होगा जो इस टीआरएनए में के साथ अटैच होता है, ठीक है। सो ये एंटी कोडॉन इसके साथ अटैच होगा, इसको रीड करेगा कि ये इनिशिएशन साइट है, और साथ ही ये टीआरएनए अपने साथ वो कंसर्न अमाइनो एसिड लेके आएगा इसके अपने 3 प्राइम एंड पे। तो 3 प्राइम एंड पे चूंकि एयूजी यहाँ पे एमआरएनए में मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो इस टीआरएनए के साथ मिथायोनिन यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है? अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज एन अटैचमेंट साइट फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड at its 3 prime end. So that is the attachment site for amino acid. ये हर एक टीआरएनए में मौजूद होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? When a tRNA has a covalently attached amino acid, it is said to be charged, and when it does not, it is said to be uncharged. जब इन टीआरएनए के तक में पर जब तक ये कोइलेंटली कोई अमाइनो एसिड अटैच्ड है तो उसको चार्ज्ड टीआरएनए हम कहेंगे, और जब ये रिमूव हो जाएगा इसमें से अमाइनो एसिड तो हम उसको अनचार्ज अमाइनो एसिड टीआरएनए कहेंगे। द अमाइनो एसिड अटैच टू टीआरएनए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एक्टिवेटेड। जिन जिन टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच है उसको हम एक्टिवेटेड टीआरएनए कहेंगे। जैसे कि ये टीआरएनए एक्टिवेटेड है, लेकिन जैसे ही ये मिथायोनिन किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो गया, इसमें से रिलीज हो गया इस टीआरएनए में से, ये टीआरएनए स्ट्रक्चर से, तो ये टीआरएनए विल बी नो मोर एक्टिवेटेड, ठीक है।
Anticodon. Each tRNA molecule also contain a 3-base nucleotide sequence. The anticodon that pair with a specific codon of the on the mRNA. So हर tRNA में एक एंटीकोडॉन होता है, इस केस में ये वाला है UAC, जो कि पेयर करता है आपके कोडॉन रीजन के साथ जो mRNA पे मौजूद होता है। इसके बाद बारी आ जाती है मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए आप सबको मालूम है, it is a specific mRNA require as a template for synthesis of the desired polypeptide chain must be present. ये एक specific sequence है जो ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें सारा कोडिंग रीजन मौजूद होगा। जबकि फंक्शनली कॉम्पिटेंट राइबोसोम्स, जिसमें मोस्टली राइबोसोमल आरएनए आ जाता है, इनका होना भी ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन and ribosomal RNA in which rRNA predominates. तो लार्ज कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का जिसमें ज्यादातर आपके पास राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी राइट साइड पे दिखाया गया है। प्रोक्रियोटिक राइबोसोम, इसका आप सबको पता है 70S होता है, जिसमें 50S इसका लार्ज इसका सब यूनिट है, जबकि 30S जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। और ये वाला जो 50S है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 30 प्रोटीन एंड दैट वन इज 21 प्रोटीन। यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए इट इज 80S और इसमें 60S लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है और 40S जो है वो दैट इज द स्मॉल सब यूनिट। तो ये जब दोनों कंबाइन होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में तो राइबोसोमल मशीनरी बनाते हैं और फिर mRNA को आगे ट्रांसलेट करके इसमें से प्रोटीन बनाते हैं। तो ये राइबोसोमल मशीनरी का होना जरूरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा इसके लिए प्रोटीन फैक्टर्स का भी होना जरूरी है, जिसमें इनिशिएशन, elongation and termination factors are required for protein synthesis. Some of these protein factors perform a catalytic functions whereas other appear to stabilize the synthetic machinery. ये जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं इसमें कुछ जो है कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं जैसे एंजाइम के तौर पर, और कुछ जो है वो सिर्फ स्टेबलाइज करते हैं जो भी राइबोसोमल मशीनरी आपकी बन रही होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ATP and GTP are required as a source of energy. Adenine triphosphate and guanosine triphosphates ये हमें as a source of energy चाहिए होंगे during the whole process of protein synthesis. Cleavage of 4 high energy bond is required for the addition of 1 amino acid to the growing polypeptide chain. So 4 high energy bond break होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, उसके बाद जाके आपके पास एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड हो सकेगा। अब आते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली होती कैसी है। द mRNA इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स 5' टू इट्स 3' एंड। जैसे आप सबको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन में भी यही था, 5' टू 3' mRNA बन रहा था। इसी तरह जब mRNA को ट्रांसलेट किया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में तो ये भी 5' टू 3' में होगा। इसी तरह जब प्रोटीन बनेगी पॉलीपेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड्स होंगे वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल पे ऐड होंगे, यानी जो नया अमाइनो एसिड ग्रोइंग चेन होगा दैट विल बी फ्रॉम N टर्मिनल टू C टर्मिनल पे ऐड होता जाएगा। जैसे आपको पता है N टर्मिनल क्या है, दैट इज द अमाइनो साइड ऑफ द अमाइनो acid and C terminal is the carboxylic side of the amino acid. Prokaryotic mRNAs often have several coding region जिसको हम कहते हैं polycistronic. जो प्रोक्रियोटिक का mRNA होगा इसमें डिफरेंट कोडिंग रीजन्स होंगे और वो हर एक कोडिंग रीजन एक डिफरेंट प्रोटीन के लिए मखसूस होगा और इस हर एक कोडिंग रीजन के लिए अपना इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडान होगा, यानी AUG स्टार्टिंग कोडान और UAA जो स्टॉपिंग कोडान है वो हर एक के लिए कोडिंग रीजन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो mRNA एक ही होगा लेकिन उसके अंदर कोडिंग रीजन डिफरेंट होंगे, इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडान भी डिफरेंट होंगे। दैट विल बी प्रेजेंट ओनली इन द प्रोटीन ओनली इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सो in contrast, each eukaryotic mRNA has only one coding region.
जबकि यूकेरियोट्स में mRNA का एक ही कोडिंग रीजन होगा जिसको हम मोनोसिस्टोनिक भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगी। जो कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में एक ही mRNA में डिफरेंट रीजन्स थे और वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बना रहे थे। स्टेप्स अगर प्रोटीन सिंथेसिस में देखें तो पहले इनिशिएशन है, फिर दूसरे नंबर पर इलोंगेशन है और तीसरे नंबर पर टर्मिनेशन है। ऐसे ही 3 स्टेप्स अगर आप देखें तो पीसीआर में है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है उसमें। कोई बता सकता है कि वो 3 स्टेप्स पीसीआर में कौन से हैं? आई विल बी वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। आपने मेंशन करना है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें कौन से 3 स्टेप्स हैं, आपने उसके नाम कमेंट्स में लिखने हैं। अब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन कैसे होती है? इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व द असेंबली ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसलेशन सिस्टम बिफोर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर। तो पहला प्रोसेस ये है कि मशीनरी एक जगह पे इकट्ठी होगी, असेंबल होगी एक जगह पे, जो कंपोनेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और ट्रांसलेशनल मशीनरी या सिस्टम बना लेंगे। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होना जरूरी है इनिशिएशन के लिए? 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स, जैसे हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में 60s और 40s था, टोटल 80s इसका राइबोसोमल मशीनरी बन रही थी। सिमिलरली प्रोकैरियोट्स में 30s और 50s था। फिर mRNA का होना जरूरी है क्योंकि mRNA आगे ट्रांसलेट होना है, प्रोटीन इसमें से बननी है। The amino acyl tRNA specified by the first codon in the message। फिर आपके पास अमाइनो एसाइल tRNA का होना जरूरी है, वो tRNA जो आपके पहले कोडान को कोड के लिए मखसूस है, यानी AUG स्टार्ट कोडान जो है, जो मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, ये वाला tRNA उसका होना जरूरी है। फिर GTP which provides energy for the process, guanosine ट्राइफॉस्फेट इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस प्रोसेस के लिए? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए। इनिशिएशन फैक्टर दैट फैसिलिटेट द असेंबली ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं, इसका होना भी जरूरी है इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए। 2 mechanism by which the ribosomes recognize the nucleotide sequence that initiate the translation। 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स में है और एक आपके पास यूकेरियोट्स में है, जिसको ये मशीनरी रिकॉग्नाइज कर लेती है राइबोसोम्स की और फिर स्टार्ट हो जाता है इनिशिएशन का प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों में स्टार्ट कोडान जो है वो AUG ही रहेगा। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में जो वो है मैकेनिज्म है, वी कॉल्ड इट एज शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस, और इसको आसान वर्ड्स में हम SDB कहते हैं। शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस क्या है? इट इज लोकेटेड टू 6 to 10 bases upstream of the initiating AUG यानी start codon on the mRNA molecule that is near the its 5' end। तो ये जो शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस है, ये 5' एंड पे तकरीबन स्टार्ट कोडान जो mRNA मौजूद है उससे तकरीबन 6 से 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम यानी 5' की तरफ, यानी कि लेफ्ट के तौर पर लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है AUG के। ये जो शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस है ये AUG से 10 या 6 या 10 बेसेस लेफ्ट साइड पे यानी 5' साइड पे मौजूद होता है। शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस ऑफ द mRNA and the 3' end of the 16S rRNA can form complementary base pairing। तो ये क्या करेगा कि ये जो शाइन-डिल्गर्नो सीक्वेंस जो mRNA में मौजूद है और जो 3' एंड आपका ऑफ द 16S राइबोसोमल RNA का जो सब यूनिट है 16S, उसका जो 3' एंड है उसके साथ ये एक कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाएगा, यानी उसके साथ ये बेस पेयर बना के उसके साथ अटैच हो जाएगा। सो ये आपकी इनिशियल मशीनरी इनिशिएशन के लिए प्रोकैरियोट में बन जाएगी। जबकि यूकेरियोट में क्या होगा? यूकेरियोट में आपको पता है कि mRNA जो मैच्योर बन के आता है उसमें कैपिंग होती है मिथाइल गवानोसिन की, तो वो 5' कैप बन जाता है उसमें। तो इसमें ये 5' कैप से ही आपके इनिशिएशन का आगाज होगा। इन यूकेरियोट्स द स्मॉल
40s राइबोसोमल सब यूनिट्स बाइंड क्लोज टू द कैप स्ट्रक्चर जो 5 प्राइम पे होगा एट द एंड ऑफ द 5 प्राइम mRNA at the end of the mRNA and moves down the mRNA until it encounter the initiator AUG या स्टार्ट कोडॉन रीजन। ठीक है, तो ये 40 जो स्मॉल सब यूनिट है यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए का, वो अटैच होगा 5 प्राइम कैप पे और स्लाइड डाउन करेगा mRNA पे अनटिल जब उसको कोई स्टार्ट कोडॉन नहीं मिल जाता। इनिशिएशन कोडॉन का होना जरूरी है। अगर किसी mRNA में अव्वल तो इनिशिएशन कोडॉन ऐसा हो नहीं सकता कि हो ना, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से कोई इनिशिएशन कोडॉन उसमें है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इनिशिएशन होगी ही नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस वहां से उस mRNA में नहीं होगी। सो इनिशिएशन AUG इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल इनिशिएटर tRNA। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो इसमें आपके पास जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, आया कि इसमें नहीं दिखाया गया कि स्टार्ट जब ले रहा है ये, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास मिथायोनिन होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक स्टार्ट कोडॉन होगा जहाँ पे ये इनिशिएट होगा और फिर आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी। द चार्ज इनिशिएटर tRNA एंटर द पी साइड ऑन टू द स्मॉल सब यूनिट। तो जो चार्ज इनिशिएटर tRNA, रिमेंबर हमने कहा था चार्ज tRNA वो होगा जिसके साथ कोई अमाइनो एसिड अटैच्ड होगा। ठीक है, और इनिशिएटर tRNA कौन सा है, इनिशिएटर वो है जिसने स्टार्ट कोडॉन को रीड करना है, जिसने सिंथेसिस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज इनिशिएटर tRNA वो tRNA जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड है, और वो अमाइनो एसिड कौन सा है, मिथायोनिन है, क्योंकि इनिशिएटर है। इनिशिएटर हमेशा मिथायोनिन होगा, क्योंकि AUG is a start codon and that start codon is AUG is coding for methionine, so that will enter the P site on the small subunit। ये इसका P site है जहां पे पहला आपका कोडॉन जो है उसको रीड किया जाएगा। कौन रीड करेगा, एंटी कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन दिस tRNA, जिसको हम इनिशिएटर tRNA कहेंगे। ये वाला स्पेसिफिकली है ही नहीं क्योंकि सीरीन अटैच है, जैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। तो पहला यहाँ पे अटैच होगा, उस दौरान ये दोनों एम्प्टी ही रहेंगे, ई साइट और ए साइट जो राइबोसोमल सब यूनिट के हैं, दैट विल रिमेन एम्प्टी। ठीक है, सो यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होगी, फिर आपके पास क्या होगा, पी साइड पे स्मॉल सब यूनिट के साथ आपका tRNA अटैच होगा। फिर उसके बाद जैसे ये tRNA कोडॉन के साथ अटैच होता है तो लार्ज सब यूनिट देन जॉइन द कम्प्लेक्स। तो फिर ये अगर आप नीचे देखें इस डायग्राम को, तो ये इसका स्मॉल सब यूनिट है। जब ये अटैच हो जाएगा इनिशिएटर tRNA, फिर लार्ज सब यूनिट आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये राइबोसोमल कम्प्लेक्स या मशीनरी या ट्रांसलेशन मशीनरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर क्या होगा, कि एंड अ फंक्शनल राइबोसोम इज फॉर्म्ड विद चार्ज इनिशिएटिंग tRNA इन द पी साइट और द ए साइट इज एम्प्टी। तो ए साइट एम्प्टी रहेगा, जबकि पी साइट जो है उसमें पहला इनिशिएटर वो जो है वो अटैच हो जाएगा। स्टार्ट में जब पहले इनिशिएशन होगी तो ये दोनों एम्प्टी रहेंगे, और फिर ये है कि ए साइट पे दूसरा कोडॉन रीड किया जाएगा और वो इसके साथ जो है उसके साथ अपना अमाइनो एसिड अटैच होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। सही है, तो ये एक आपके पास, अगर आप सेपरेटली देखना चाहें तो ये आपके पास एक tRNA है जिसको हम चार्ज tRNA कहेंगे। ये इसके साथ एंटी कोडॉन अटैच है। अब अगर देख लें इसको छोड़ के अब ग्लाइसिन को देख लें, क्योंकि अब ग्लाइसिन की बारी है इसके बाद, ल्यूसिन के बाद। तो ग्लाइसिन के अगेंस्ट जो कोडिंग रीजन है GGU, तो इसका अपोजिट क्या बन रहा है, CG, फिर G के अगेंस्ट C और U के अगेंस्ट A, कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन आ गया, इसके साथ ग्लाइसिन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज tRNA है। जैसे ही इसमें से अमाइनो एसिड ले लिया जाएगा और तो फिर उसके बाद जो RNA बचेगा उसको हम कहेंगे कि इट इज़ इन एम्प्टी RNA। और ये जो प्रोसेस होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ये अगेन 5 to 3 प्राइम होगा, तब तक रहेगा जब तक इसको कोई स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। जैसे इसमें इसके पास स्टॉप कोडॉन
इसको मिल गया है। और जो जो अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे वो आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनातेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। उसकी वजह से ये आप आपस में अटैच होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम उसके बाद आपके पास जो फाइनल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड कंप्लीटली बनती जाएगी। साथ ही साथ elongation, addition of amino acid to the carboxylic end of the growing chain। तो ये प्रोसेस जब इनिशिएट हो गया उसके बाद एलोंगेशन का प्रोसेस होगा, तो अमाइनो एसिड अटैच होता जाएगा आगे कार्बोक्सिलिक एंड पे। तो इस तरह से एन टर्मिनल से अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सिलिक यानी सी टर्मिनल तक चेन एलोंगेशन होती जाएगी। ड्यूरिंग elongation, the ribosomes move from 5 to 3 prime end of the mRNA that is being translated. Next amino acid carrying tRNA appear on the A site. So एक बार initiation हो गई तो next amino acid A site पे जाके attach हो जाएगा। Elongation factors are also involved. So इस दौरान certain elongation factors भी will play their role. Peptide bond is formed between amino acid। जैसे जैसे अमाइनो एसिड हर एक टीआरएनए लेके आएगा वो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज कैटालाइज्ड बाय पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस। सो ये जो प्रोसेस होगा ये कौन परफॉर्म करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, इन दोनों के दरमियान, दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनाएगा। एंड एक्टिविटी इंट्रिंसिक टू 23S राइबोसोमल आरएनए फाउंड इन द लार्ज 50S राइबोसोमल सब यूनिट। सो नीचे 23S और 50 ऊपर जो 50S राइबोसोमल आरएनए है, दे बोथ विल प्ले देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दिस polypeptide chain. The ribosome then advances 3 nucleotide towards the 3' end of the mRNA. This process is known as translocation. So ये अमाइनो एसिड्स फिर यहाँ से जब ये रीड करने के बाद फिर नेक्स्ट को रीड करेगा और ये वाला ये ए साइड जो है फिर पी साइड बन जाएगा और पी साइड जो है वो ई साइड बन जाएगा। सो दैट्स ये इस तरह से ये राइबोसोम्स जो है वो आगे मूव करेगा फ्रॉम 5' to 3'। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा? अनचार्ज टीआरएनए मूव्स फ्रॉम द पी साइड टू ई साइड एंड पेप्टाइडल टीआरएनए मूव्स फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। ठीक है, सो द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ टर्मिनेशन कोडॉन इज एनकाउंटर। सो ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक कोई इसको टर्मिनेशन कोडॉन नहीं मिल जाता। तो इस तरह से ये साइड जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे, ए से पी और पी से ई, और फिर ए आगे फर्दर रीड करेगा। तो ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक उसको कोई स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। टर्मिनेशन अकर व्हेन वन ऑफ द 3 टर्मिनेशन कोडॉन मूव्स इनटू ए साइट। तो फिर अगर कोई भी कोडॉन उसको सामने कोई स्टॉप कोडॉन आ गया तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दिस कोडॉन आर रिकॉग्नाइज्ड इन इक्वलाई बाय रिलीजिंग फैक्टर्स। रिलीजिंग फैक्टर्स जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इक्वलाई में। RF1 रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन कोडॉन UAA और UAG, जबकि RF2 रिलीजिंग फैक्टर 2 जो है दैट रिकॉग्नाइज UGA एंड UAA। दीज आर ऑल स्टॉप कोडॉन। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज द नेसेंट प्रोटीन फ्रॉम द राइबोसोम। और साथ ही ये रिलीजिंग फैक्टर क्या काम करते हैं कि राइबोसोम्स को आपके जो आपका प्रोटीन है, जो नया प्रोटीन है नेसेंट प्रोटीन, उसको राइबोसोम के चुंगल से आज़ाद कर देता है कि जब वो प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है तो उसको उसमें से आज़ाद कर देता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है आगे। तो नाउ व्यूअर्स, मैं आपको जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस है, इसको डायग्राम से थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। आपने दोबारा से ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हो कुछ यूं जाता है कि जब आपके पास एक mRNA आता है, ठीक है, वो mRNA 5 to 3' है और सारा कोडिंग रीजन है। ठीक है, तो जब 5' कैप पे आपके पास 30 जो स्मॉल सब यूनिट है वो पहले अटैच हो जाता है, और साथ ही जैसे ही उसको वो स्लाइड डाउन करता है, जैसे ही उनको कोई स्टार्ट कोडॉन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है, तो वो स्टार्ट कोडॉन बेसिकली सबको पता है कि AUG है और इसके अगेंस्ट उसका स्पेसिफिक tRNA आ जाता है
जिसमें एंटीकोडॉन मौजूद है वो इसके साथ बाउंड हो जाता है और इस टीआरएनए के साथ 3 प्राइम एंड पे आपका मिथायोनिन अटैच्ड है। ठीक है, अब क्या है कि फिर क्या होता है कि इनिशिएटिंग फैक्टर क्या करते हैं कि जीटीपी जो है guanosine triphosphate on initiation factor 2 will be hydrolyzed and initiation factors are released when 50 subunits arrives to form the 70S initiation complex। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो इनिशिएशन फैक्टर में डिफॉस्फोरिलेशन होगी, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इस दौरान फिर आपका जो दूसरा मेजर सब यूनिट है, बड़ा सब यूनिट है दैट इज 50S, वो आके इस मशीनरी के साथ अटैच हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इस बड़े सब यूनिट में आपके पास 3 साइट है विच इज वन इज ए साइट, फिर पी साइट दरमियान में और फिर ई साइट। तो ये आके इस 30S सब यूनिट के साथ मिल जाता है और आपके पास एक 70S यूनिट का मशीनरी आपकी ट्रांसलेशनल मशीनरी बना लेते हैं। अब अगर आप गौर करें तो स्टिल यहाँ पे पी साइट ऑक्युपाइड है, लेकिन आपके पास जो ए साइट है और ई साइट है इट इज एम्प्टी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास ये होता है कि एक और सीक्वेंस अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस में आपके पास एक जो दूसरा इसके साथ स्टार्ट कोडान के साथ जो नेक्स्ट कोडान आ रहा है वो यू है, जिसका मतलब है कि अगर हम उसको डिक्शनरी में देखें अमाइनो एसिड्स की तो इसमें यू जो है वो फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है। सो फिनाइल एलानिन स्पेसिफिक टीआरएनए व्हिच विल कंटेन फिनाइल एलानिन एट इट्स 3 प्राइम एंड विल बी ब्रिंग डाउन ओवर हेयर और वो इसके साथ ए साइट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, 3 साइड पे मिथायोनिन है और ए साइड पे आपके पास ये आपका फिनाइल एलानिन अटैच हो गया। सो एलोगेशन फैक्टर डायरेक्टली बाइंडिंग द अप्रोप्रिएट टीआरएनए टू कोडॉन इन एम्प्टी ए साइट जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। अब क्या होगा कि 2 अमाइनो एसिड हमारे पास आ गए हैं, अब ये सेपरेट है अभी तक, लेकिन इसको आपस में जोड़ना है, इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बन के आएगी फिर, तो इसके लिए एंजाइम जो है वो एक्ट करता है दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस। एन एक्टिविटी ऑफ द आरआरएनए ऑफ द 50S राइबोसोमल यूनिट catalyze the peptide bond formation transferring the initiating amino acid from the P side onto the amino acid at the A side। तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इसके दरमियान एक्ट करता है और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से P साइड से इस मिथायोनिन को कट करके इसका बॉन्ड फिनाइल एलानिन के साथ इस A साइड पे बना लेता है। सही है, फिर क्या होता है नेक्स्ट, फिर यहाँ से अगर आप देखें ये आपके पास बन गए 2 अमाइनो एसिड अटैच हो गए आपस में, लेकिन आप अगर देखें तो ई साइड जो है ये वाला आपके पास इट इज स्टिल एम्प्टी। अब इसने आगे मूव करना है, अगले कोडाउन को रीड करना है जो कि AAG है। अब इस जो आगे मूव करेगा ये ए साइट, तो ए साइट एक नेक्स्ट टीआरएनए यहाँ पे आके बाउंड हो जाएगा और ये वाली जो जगह है ये पी साइट कवर कर लेगी और पी साइड वाली जगह जो है वो ई साइड जो है वो कवर कर लेगी, जो यहाँ दिखाया गया है कि पी साइड ए साइड पी जगह पे आ गया और पी जो है वो ई पे आ गया और ए फिर जो है आपके पास उसने फ्रेम को रीड कर लिया है और आप टीआरएनए का वेट कर रहा है कि वो एंटीकोडॉन और अमाइनो एसिड को लेके इधर अटैच हो जाए। ये जो प्रोसेस है जो नेक्स्ट कोडॉन तक उसने मूव किया है, स्लाइड डाउन किया है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगेन इसमें जीटीपी यूटिलाइज होता है, गावानोसिन ट्राइफॉस्फेट और डिफॉस्फोरिलेशन होती है और फास्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास जब ये आगे फर्दर मूव करेगा दूसरा एक आ जाएगा, तो आपके पास ये जो ई साइड पे आपके पास खाली अनचार्ज या अनएक्टिवेटेड जो टीआरएनए है दैट विल बी रिलीज्ड, वी विल कॉल दैट एज एम्प्टी टीआरएनए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहां से अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में ये होगा
स्टेप 6 में कि एक और आएगा, फिर ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। 3 steps 3, 4 and 5 will be repeated until termination codon is encountered. So here is the termination codon UAA. जब तक mRNA में आपके पास termination codon नहीं होगा, ये पॉलीपेप्टाइड इस तरह बनते जाएंगे, अमीनो एसिड अटैच होते जाएंगे, ठीक है। जब TR आपके पास टर्मिनेशन कोडान आ गया तो फिर सर्टन रिलीजिंग फैक्टर विल कम इनटू एक्शन, जो टर्मिनेशन कोडान को रिकॉग्नाइज करेंगे, विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। फिर वो इसको क्या करेंगे, इस पॉलीपेप्टाइड को इस राइबोसोमल मशीनरी से आज़ाद कर देंगे और फिर ये जो कम्प्लेक्स है ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ये 750 S सब यूनिट अपनी जगह चला जाएगा, 30S अपनी जगह चला जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इसी तरह mtRNA भी आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ GTP आपके पास ये एक कंप्लीट प्रोटीन्स जो है वो बन के आ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन के आ जाएगी, ठीक है। ये जो GTP है इसको डिसोसिएट करने में और सर्टन रिलीज फैक्टर हेल्प करेंगे कि इस राइबोसोम्स में से इसको निकाल सके, जो मशीनरी है, ट्रांसलेटिंग मशीनरी है, इसमें से इसको निकाल सके। सो ये 7 स्टेप प्रोसेस है जिसमें 3, 4, 5 स्टेप्स कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे। इसमें अगर आपने गौर किया हो तो जगह जगह पे दिखाया गया है कि ये जो एंटीबायोटिक है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जब हम ये लेते हैं तो ये बैक्टीरिया को कैसे स्टॉप करता है, उसकी ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका वे ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया में 30S सब यूनिट्स को के साथ बाउंड हो जाता है और इसके फंक्शंस इनिशिएशन होने ही नहीं देता प्रोटीन सिंथेसिस की। जब प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बनेंगे, फंक्शनल प्रोटीन जब नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। सिमिलरली ट्राइसाइक्लिन क्या एक्ट करता है, ट्राइसाइक्लिन यहाँ पे ये एक्ट करता है इसके अंदर अमाइनो एसाइल के एक्सेस को रोक देता है। इस साइट पे डिफॉस्फोरिलेशन GTP को डिफॉस्फोरिलेट नहीं होने देता, गवानोसिन ड्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होने नहीं देता, जिसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं होंगे तो इसके लिए आगे फिर इलोंगेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। सिमिलरली प्यूरोमाइसिन और क्लोरोमफेनिकॉल ये 2 एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए जो अमाइनो एसिड अगर बनते भी हैं तो ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना सकते। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो आगे पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा तो फंक्शनल प्रोटीन कैसे बनेगी, तो ये इस तरह एक्ट करते हैं। सिमिलरली क्लेंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है ये ट्रांसलोकेशन को रोक देते हैं। यहाँ GTP से फिर GDP नहीं बनता तो ट्रांसलोकेट नहीं होगा तो ये आगे राइबोसोमल मशीनरी स्लाइड डाउन नहीं करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। डिप्थीरिया टॉक्सिन भी यही करता है कि इनएक्टिवेट यूकैरियोटिक एलिगेशन फैक्टर दस प्रिवेंटिंग ट्रांसलोकेशन। डिप्थीरिया टॉक्सिन ये जब डिप्थीरिया टॉक्सिन का इन्फेक्ट अगर आप डिप्थीरिया हो जाता है तो उस केस में ये ह्यूमन मशीनरी को रोक देता है ट्रांसलोकेशन को, तो ये बहुत डेंजरस है। जबकि एंटीबायोटिक हमने जितनी देखी है ये सिर्फ बैक्टीरियल मशीनरी को रोकते हैं। अगर ये ह्यूमन मशीनरी को रोकते तो ये एंटीबायोटिक कभी भी इंसानों के लिए इस्तेमाल ना होते, क्योंकि ये तो इंसान के प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ही रोक लेते, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होना था कि ये एंटीबायोटिक ह्यूमन यूज कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी डिटेल के बारे में। अब हम थोड़े से को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस देखते हैं, यानी प्रोटीन बन के आ गई है उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होती है। जैसे आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखी थी, इसी तरह पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होती है, जिसमें सबसे पहले ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग एज इट्स नेम इंडिकेटेड, जब प्रोटीन्स बन के आ जाती है, the proteins destined for secretion from the cells are initially made as large precursor molecules that are not functionally active। तो प्रोटीन्स इनिशियली एक यूँ समझ लें रफ फॉर्म में बनी होती है, बहुत ही लार्ज फॉर्म में होती है, अब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, तो वो फिर सर्टेन जगह पे इससे क्लीव की जाती है, इसको डिग्रेड सर्टेन ट्रिम किया जाता है, कट किया जाता है ताकि वो उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आ जाए। जैसे कि प्री इंसुलिन है तो उसमें से उस एक खास फंक्शनल एक पार्ट को कट किया जाता है तो वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह
आपके पास एक पोर्शन प्रोटीन्स है विच इज पेंक्रियाटिक zymogen trypsinogens become activated to trypsin in the small intestine। तो ये ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में है, लेकिन फिर उसमें से एक सर्टन पार्ट कट होता है प्रोटीन का, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि zymogens अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहता आपके स्टमक के अंदर, या तो वो आपके स्टमक को डिग्रेड कर देता। सो जब फूड वहां पहुंचता है तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए दैट्स कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सिमिलरली कुछ कोवेलेंट अटैचमेंट होती है, यानी एक प्रोटीन आपके पास बन गई है, आ गई है, दैट प्रोटीन्स कैन मे बी एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड, लेकिन इसके साथ कोवेलेंट अटैचमेंट हो जाती है, कुछ एडिशनल फंक्शनल या केमिकल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें फास्फोराइलेशन है या ग्लाइकोसाइलेशन है या हाइड्रोक्सीलेशन है, ये एक एडिशनल ग्रुप्स इसके साथ लग जाते हैं प्रोटीन के साथ, जिसमें फास्फेट्स वगैरह है, तो वो इसके फंक्शंस को एक्टिव कर देता है या उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन मस्ट फोल्ड टू एज्यूम देयर फंक्शनल स्टेट। प्रोटीन आपस में बॉन्ड्स बना के एक फोल्डिंग स्टेट, एक सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है बनने के बाद। तो उसको बाद वो क्या होता है, वो फिर फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। सो फोल्डिंग कैन बी स्पॉन्टेनियस, कि उसी वक्त खुद ही हो जाए, या फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोटीन, एक खास प्रोटीन है जिसको फैसिलिटेट करता है, उस सांचे में डालता है ताकि फंक्शनल रोल अदा कर सके। उस प्रोटीन को हम शेफरॉन कहते हैं, जो इसको फैसिलिटेट करता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन, सिमिलरली प्रोटीन्स दैट आर डिफेक्टिव, फॉर एग्जांपल misfolded or destined for rapid turnover, are often marked for destruction and degraded by a cellular component known as proteasome, which is ATP dependent proteolytic system। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो डिफेक्टिव बन के आ गए हैं, या गलती से मिसफोल्ड हो गए हैं, या वो है कि उसका लाइफ टाइम बहुत कम है और उसको डिस्ट्रॉय होना ही होना है, या उसको डिग्रेड होना चाहिए। तो कुछ सेलुलर कंपोनेंट है जैसे कि प्रोटियोसोम है, तो उस प्रोटीन को आगे नहीं जाने देता बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। और ये प्रोटियोसोम का जो प्रोसेस है, ये इसमें एटीपी चाहिए होता है, और ये एक पूरा प्रोटियोलिटिक सिस्टम है, यानी प्रोटीन की डिग्रेडेशन काज करता है। So that was all for the complete lecture of protein synthesis and its post translational modification। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।